हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे भाषा हिंदी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा यूपी टेट में 2017 में पूछे हुए हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा होने वाली है यूपी टेट, सुपर टेट। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जो भी आप किसी भी एग्ज़ाम में, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो कारगर है। तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम आज डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन हिंदी भाषा के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निमिष शब्द का पर्याय है। बताइए निमिष शब्द का पर्याय क्या होता है। देखो, इसका जो पर्याय होता है वो होता है आपका क्षण। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो क्या हैं। एक होता है आपका विपल और दूसरा होता है आपका पल। ठीक, ये भी आपके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं निमिष शब्द के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। ये वाक्य नहीं है, वाच्य है। बताना है कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। देखो, इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया, इसमें क्या रहा, भाव की प्रधानता है और इस विस्वाच्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका भाववाच्य। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। देखो, इसका बिल्कुल सही आंसर है जिसकी कोई पूर्व से आशा ना हो, वो होता है अप्रत्याशित। ठीक है, क्या होता है, अप्रत्याशित। देखो, 3 शब्द और आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रत्याशा, अपरिमेय, अनुहूता। ठीक है, अनाहूत। तो ये क्या होते हैं, इनकी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, प्रत्याशा शब्द का प्रयोग किसी से आशा लगाना। ठीक है, किसी से आशा लगाना मतलब प्रत्याशा। ठीक है, किसी से आशा लगाना प्रत्याशा। ठीक, दूसरा है आपका अपरिमेय। इसका होता है जिसे मापा ना जा सके। अपरिमेय मतलब जिसको मापा ना जा सके। ठीक है, अनाहूत का मतलब क्या होता है, जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो वो उसका मतलब होता है अनाहूत। ठीक है, तो चारों शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। गोधूम शब्द का तद्भव है। बताइए गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। देखो, इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका गेहूं। ठीक है, गोधूम शब्द का तद्भव क्या है, गेहूं। ठीक, गेहूं तद्भव शब्द है और गोधूम हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, आई बात समझ में। वहीं आपका देखो, गाय को हम गो बोलते हैं और गोबर का तत्सम होता है गो में। ठीक है, गोबर का तत्सम क्या होता है, देखो गोबर का तत्सम क्या होता है, गो में, गो में। ठीक, और गाय का क्या होता है, गो। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका स्क्रीन पर। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। बताइए निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो, का पहले मैं इसका रूल बता देता हूं, जिस रूल से ये संधि बनी है यहां पर उसको मैं बता देता हूं। विसर्ग से पहले, विसर्ग क्या होता है, ये विसर्ग होता है, उससे पहले ई या उ। ठीक है, और बाद में क्या, कै, खे, टे, ठे, पे, फे में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का हो जाता है से। इस विसर्ग का क्या हो जाता है, से हो जाता है। जैसे देखो, यहां पे नी प्लस कपट है।
ठीक है, क्या है यहाँ पे, नी प्लस कपट है। तो नी प्लस कपट का मतलब हो जाएगा, देखो यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या आया हमारा, कौन सी ई आई है, छोटी ई आई है। ठीक है, विसर्ग से पहले क्या, छोटी ई है, और विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, कै। तो ई प्लस कै मिलकर अगर विसर्ग आया, ई प्लस कै मिलकर क्या, विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। ठीक है, इसी संधि से यहाँ पर क्या बनी है, यहाँ पे निष्कपट बना है। तो निष्कपट का संधि विच्छेद सही क्या हो जाएगा, नी प्लस कपट। ठीक है, इसका देखो दूसरा उदाहरण भी है, मैं समझा देता हूं आपको। दूसरा उदाहरण ये है, देखो नी प्लस क्या आएगा, प्राण। नी प्लस प्राण को जब हम इसका संधि करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो देखो क्या आएगा, देखो यहाँ पे ई है, ई प्लस क्या है, विसर्ग प्लस क्या है यहाँ पे, देखो पै आया है। तो आप जब ई, विसर्ग से पहले ई और बाद में कै, खे, टे, ठे, पै, फै, इसमें से कोई आए, ये आपको रूल ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें से कोई आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। वैसे ही इसका क्या हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा। जब इसकी हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। वर्तनी शुद्धि से कौन सा सही शब्द है, ये आपको बताना है। देखो वर्तनी की शुद्धि से यहाँ जो सही शब्द है वो है आपका अनुग्रहित। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर री जो हमारा ऋषि होता है उससे संबंधित क्या है, यहाँ पे शुद्धियाँ हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर शुद्ध जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है, बताइए। अपेक्षा का सब विशेषण रूप क्या है, सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। बताइए क्या होगा अपेक्षा का। देखो अपेक्षा का जो विशेषण रूप है वो आपका अपेक्षित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, अपेक्षित। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, से सलजम ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु। देखो ये मैंने आपको उच्चारण स्थान जब पढ़ाए थे वर्णमाला टॉपिक पर, तो उसमें मैंने अच्छे से बताया है उच्चारण स्थान के बारे में, कौन सा वर्ण कौन से उच्चारण स्थान से बोला जाता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, मैं आपके कई टॉपिक करा चुका हूँ हिंदी से रिलेटेड, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, जिसमें मैंने आपको वर्णमाला कंप्लीट करा दी है अच्छे से, अलंकार अच्छे से करा दिए हैं, कारक करा दिए हैं, विराम चिन्ह करा दिए हैं। ठीक है, रचनाएं, प्रमुख रचनाकार करा दिए हैं। ये सारे टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ, टॉपिक वाइज भी करा रहा हूँ और उनसे संबंधित प्रश्नों उत्तर भी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ अच्छे से। यदि आप मेरी वीडियो को देखते हैं और कहीं से कुछ नहीं पढ़ते हैं, मैं गारंटी देता हूँ आप 30 में से 30 लेके आएंगे यूपी टेट में। और सुपर टेट में आपकी 10-20 जितने भी नंबर की पूछी जाएगी, उसमें आप जितने नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाएगी उसमें से लेके आएंगे, 10 में से 10 लेके आएंगे। 10 नंबर की हिंदी पूछी जाती है सुपर टेट में। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। देखो इसका होगा आपका तालु। मैंने बताया था तालु से बोला जाता है से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा। देखो इसका जो अत्यंत का हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करें अगर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अति प्लस क्या लिखेंगे, अंत। क्या लिखेंगे, अति प्लस अंत लिखेंगे। इसीलिए अत्यंत में क्या हो जाएगा, उपसर्ग हमारा अति हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, उपत्याका का अर्थ है, बताइए। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। देखो उपत्याका जो होती है वो पर्वत के पास की भूमि होती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, ठीक है, इसे भूमि को तराई या घाटी कहा जाता है। इस भूमि को हम क्या बोलते हैं, तराई, क्या बोलते हैं, तराई या घाटी। ठीक है, घाटी भी बोल देते हैं हम इसको, तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ण का उच्चारण स्थान है, बताइए। नासिका, कंठोष, मूर्धन्य,
कंठतालव्य। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप उसको आंख मीच के लगा देंगे। ये क्या होता है? नासिक्य होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, ए बिल्कुल सही होगा। मैंने बताया था, देखो प्रत्येक वर्ग का कितने वर्ग होते हैं हमारे? 5। कै वर्ग, ठीक है, चै वर्ग, टै वर्ग, पै वर्ग और तै वर्ग, ये 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, मतलब कि अण, उए, ण, मैं, न, ठीक है। ये 5 वर्ण हमारे क्या होते हैं? नासिक्य होते हैं। और अंग, जो हमारा अंग होता है वो भी हमारा क्या होता है? नासिक्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? बताइए। संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक। बताइए। 12 क्वेश्चन है आपका, इसमें 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण होगा? बताइए। देखो, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? परिमाण बोधक बोलते हैं, ठीक है। 4 गज मलमल में कौन सा है आपका विशेषण? वो है आपका परिमाण बोधक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो 4 गज जो है वो परिमाणवाचक शब्द है, ठीक है, जो मलमल की क्या बताता है? विशेषता बताता है। विशेषण क्या होते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। तो 4 गज क्या है यहाँ पर हमारा? 4 गज है परिमाण बोधक शब्द या विशेषण, और मलमल क्या है हमारा? ठीक है, जिसकी हमारे मलमल की विशेषता बता रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए, संख्यावाचक नहीं है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। शीश का तत्सम रूप क्या होगा? बताइए। ये तो बहुत आसान है। शीश का तत्सम आपका हो जाएगा शीर्ष। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर। चौराहा शब्द में समास है। बताइए। कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययभावी या द्विगु? देखो, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द्विगु, क्योंकि यहाँ पर देखो चौराहा मतलब 4 राहों का समूह या 4 रास्तों का समूह चौराहा होता है हमारा। तो यहाँ पर क्या है? संख्यावाचक आया। संख्यावाचक जहां भी होता है वहां पर हमारा क्या होता है? द्विगु समास होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है। बताइए। आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? आंख की किरकिरी, अप्रिय, अगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। बताइए 15 का सही आंसर क्या होगा? देखो, आंख की किरकिरी का मतलब होता है कष्टदायक होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। बताइए। शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशु भाषण। बताइए। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। 16 का सही आंसर बताइए। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 सॉरी, आशु भाषण, ठीक है। आशु भाषण क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं? हिंदी भाषा में मैंने आपको बताया था, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 18। 18 भाषाएं होती हैं हिंदी भाषा में। कौन कौन सी? देखो सुन लीजिए, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, वघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, मगधी, कुमाऊनी, गढ़वाली और पहाड़ी, ठीक है। ये सारी आपकी भाषाएं होती हैं। इसीलिए हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं? हिंदी भाषा में 18 बोलियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। बताइए। कवि बच्चन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय, नवनीत, कादम्बनी। 18 का सही आंसर बताइए। देखो 18 का बिल्कुल सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 कवि बच्चन सुधा और हिंदी प्रदीप। देखो भारतेंदु युग में, ठीक है, कवि बच्चन सुधा 15 अगस्त 1867। कवि बच्चन सुधा कब आई थी? 15 अगस्त 1800 कब आई थी? 67 में आई थी, ठीक है। वहीं
काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित हिंदी प्रदीप वर्ष 1877 में। अच्छा, ये जो कवि वचन सुधा थी किसने लिखी थी? कवि वचन सुधा जो लिखी थी वो आपकी लिखी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, उसके बाद ये आपकी जो है दूसरी हिंदी प्रदीप का संपादन जो हुआ था वो 1877 में हुआ था। हिंदी प्रदीप का संपादन कहाँ से हुआ था? इलाहाबाद से। किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने। किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ से हुआ था इसका? 1877 में इलाहाबाद से। ठीक है, चलिए, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 19। देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रमुख संपादक और उनकी रचनाएं से संबंधित क्वेश्चनों में कराया है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, बताइए 19 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? देखो, इसका सही आंसर है बिल्कुल अखिलेश। ठीक है, ठीक है। तो तद्भव पत्रिका का संपादन किसने किया था? अखिलेश ने किया था। कब किया था? 1999 में। ठीक है, कहाँ से किया था? लखनऊ। कहाँ से किया था? लखनऊ से। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। 12 वर्ष लो कुकर जीवे अरु तेरे लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, चंद्रबरदाई, नरपति नाहला, जगनीक। बताइए किसकी पंक्तियां हैं ये? देखो, क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, जगनीक। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं पता है आपको? ये पंक्तियां जगनीक द्वारा परमाल रासों से ली गई हैं। परमाल रासों से ली गई हैं ये पंक्तियां। ठीक है, ये वाली जो पंक्तियां हैं ये परमाल रासों से ली गई हैं और जगनीक द्वारा लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? बताइए। देखो, इसका जो सही आंसर है बिल्कुल उसका है आपका मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने और लिखने दोनों में किया जाता है। इसके अलावा मॉरिशस के अलावा फिजी, ठीक, दूसरा आपका सूरीनाम, ठीक, तीसरा है आपका त्रिनिदाद, ठीक, चौथा है आपका म्यांमार। इन देशों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग अनेक पत्रिकाओं में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन रह गया, उसको आप ऑप्शन रह गया दूसरे में आप यहाँ पे कर लेना अवधि। क्या कर लेंगे? अवधि कर लेना। ठीक है, सूर सागर किस भाषा की रचना है? बताइए। देखो, बुंदेली, अवधि, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। बताइए सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो इसका सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, ब्रज भाषा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। बताइए 23 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? देखो, इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? बताइए। साहित्यिक भाषा, प्रंजाल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। व्याकरण और वर्तनी की शुद्धि से भाषा बताइए कौन सी कहलाती है शुद्ध भाषा? देखो, इसका सही आंसर है आपका बिल्कुल मानक भाषा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो, मानक भाषा व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। मानक भाषा का अभिप्राय आदर्श, श्रेष्ठ तथा परिनिष्ठित भाषा से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज राजस्व, खुमान राजस्व, परमाल राजस्व, बिसलदेव राजस्व। 25 का सही आंसर बताइए, कौन सा आला खंड के
नाम से प्रसिद्ध है। देखो परमाल रासो जो है, जो कि जगनीक द्वारा रचित है, किसके द्वारा? जगनीक, अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया है? नेक्स्ट आपको दिया है एक गद्यांश, जिसको पढ़कर आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिकने चारिक है भिक्षुओं, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्तुओं तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम को घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमाचल तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका, ठीक है। तो आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से। चलिए हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि नहीं पढ़ा होगा तो आप वीडियो को रोककर अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखो घुमक्कड़ शब्द में आपका है, देखो घुमक्कड़ शब्द जो मिलेगा वो कैसे बनेगा? घुम प्लस अक्कड़, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका प्रत्यय हो जाएगा? अक्कड़। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 देखते हैं। 27 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे पैराग्राफ के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, गुण, व्यंजन। देखो स्वच्छंद में जो है वो आपकी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर स्व, अगर हम स्वच्छंद का संधि विच्छेद करें, स्व प्लस क्या आएगा? छंद आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि व्यंजन संधि में किसी भी ह्रस्वर या आ का मेल 6 से होने पर 6 से पहले च जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ह्रस्वर या आ, ह्रस्वर कौन कौन से होते हैं? देखो ए, ई, उ, ठीक है। ये क्या होते हैं? हमारे ह्रस्वर होते हैं। और आ, ठीक है। इनका मेल जब 6 से होता है तो क्या होता है? इनसे पहले च जोड़ दिया जाता है, आधा च जोड़ दिया जाता है। वैसे ही देखो स्व में क्या होगा? आ होगा, ठीक है। प्लस क्या है? इसका मेल किससे हो रहा है? 6 से हो रहा है, तो इसीलिए 6 से पहले हम क्या जोड़ देंगे? आधा च जोड़ देंगे, तो वही बन जाएगा स्वच्छंद। इसीलिए यहाँ पर क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन बताइए, आंसर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 12, 35, 45, 80। बताइए इसका सही आंसर। देखो जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था उनकी आयु कितनी थी? 35 वर्ष थी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। बताइए श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, वैदिक धर्म, सृष्टि का। देखो श्रुति धर्म का अर्थ है आपका वैदिक धर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो इसी तरीके की अगर वीडियो चाहते हैं आप तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेज दें।
आज इतना ही रहने देते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।